हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम हमने क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, उसका इतिहास पढ़ा था, उसके बारे में जाना था और उसके बाद हमने व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। व्यक्तित्व में हमने सर्वप्रथम व्यक्तित्व की परिभाषा पढ़ी थी। इसके मुख्य मुख्य जो मनोविज्ञान के उनके द्वारा व्यक्तित्व को किस आधार पर परिभाषित किया गया है और व्यक्तित्व हमारा किस शब्द से लिया गया है और यह इंग्लिश के किस शब्द से बना हुआ है, यहाँ हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने जाना था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या कारक है, कौन कौन से जो कारक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अवर पर्सनैलिटी है। एक तो अगर हम बात करते हैं तो कौन से कारक होते हैं, वंशानुकरण में है, दूसरे क्या वातावरणीय है। हमने इनके बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद हमने देखा था कि व्यक्तित्व को किस आधार पर क्या है, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस आधार पर क्या है इनका वर्गीकरण किया है। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि एक चिकित्सा शास्त्री थे, हिप्पोक्रेट्स थे, इनके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया गया था। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? 4 है, काला, पीला, रक्त प्रदान और क्या श्लेष्म या कब प्रदान व्यक्तित्व है। इन्होंने अलग हमने क्या इनके बारे में विस्तृत देखा था कि किस किस आधार पर कब प्रदान में कौन से आते हैं, पीला में कौन से आते हैं, काला पित्त में कौन से आते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे सामाजिक अगर बात करते हैं कि दूसरे आए थे हमारे सेल्डन है। सेल्डन या अगर हम बात करते हैं स्थूलकाय, सुडोलकाय, श्रेणीकाय और मिश्रित है। यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न ये आएगा कि सेल्डन के द्वारा निम्न में से कौन सा वर्गीकरण किया था? स्थूलकाय, सुडोलकाय, श्रेणीकाय, मिश्रित या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या आयताकार, गोलाकार या लंबाकार है। तो सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। एक तो अगर बात करते हैं गोलाकार है, लंबाकार, आयताकार है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और क्या है, एक्टोमॉर्फिक है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था। सिद्धांतिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है और सुंदरात्मक प्रवृत्ति है, आर्थिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार के इनको 6 भागों में बांटा था। और अगर बात करते हैं कि पाश्चात्य में क्या क्रेचमर के द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, इन्होंने स्थूलकाय, सुडोलकाय, श्रेणीकाय और क्या मिश्रित भागों में व्यक्तित्व को डिवाइडेशन किया गया था। और इसके बाद आते हैं अपने यूंग है। यूंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण आज तक का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है। यूंग ने हमारे व्यक्तित्व को कितने 3 भागों में बांटा है। मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने क्या है व्यक्तित्व का वर्गीकरण था वो किया था। ये कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कौन से आते हैं? उभयमुखी, इंट्रोवेरेंट, एक्सट्रावेरेंट और कौन से आते हैं? एम्बिवेरेंट है। इसका किया गया था। इसके बाद हमने देखा था कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को किस प्रकार बांटा गया है। तो भारतीय दृष्टिकोण से क्या सत्वगुणी है, रजोगुणी और कौन से तमोगुणी है। सत्वगुणी के ईश्वर प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, रजोगुणी केवल कर्म में विश्वास है, तपोगुणी की बात करते हैं तो यह केवल क्या है, सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। रजोगुणी, तपोगुणी और कौन से है? रजोगुणी है, तमोगुणी और कौन से आते हैं? तपोगुणी है। ये व्यक्तित्व का जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार था। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। भावुक है, विचारशील और क्या है, कर्मशील है। भावों के प्रधानता में बहते हैं, विचार करते रहते हैं और क्या है, कर्म करते हैं। इसके बाद 2-3 मनोवैज्ञानिक रह गए थे जिनमें क्या व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो इनके बारे में और देख लेते हैं। एक पहले व्यक्ति है, कौन से आते हैं? फ्रीडमैन। रोजनमैन और फ्रीडमैन के द्वारा व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में है? 2 है। एक तो ए टाइप है, दूसरे कौन से आते हैं? बी टाइप है। ए टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, तनाव युक्त होते हैं, हमेशा चिंतित रहने वाले होते हैं, निराशावादी होते हैं, हमेशा क्या है, भयभीत की स्थिति में रहते हैं, आगे की सोचने वाले नहीं होते, चिड़चिड़ापन, गुस्सेल है, दुखी आत्मा से ऐसे क्या है रहते हैं। ये कौन से? ए टाइप के हैं। दूसरा बी टाइप की बात करते हैं, खुश मिजाज है, प्रसन्नचित है, आशावादी है, हमेशा आगे की ओर सोचने वाले रहते हैं। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन के द्वारा व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, ए टाइप और बी टाइप है। इसके बाद एक थोर्नडाइक आते हैं। थोर्नडाइक के द्वारा भी हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। इसमें इन्होंने 3 भागों में हमारे व्यक्तित्व को कितने 3 भागों में बांटा था। एक तो आते हैं प्रत्यक्ष विचारक है, सूक्ष्म विचारक और क्या स्थूल विचारक है। प्रत्यक्ष विचारक की अगर बात करते हैं तो इसमें यह सामने वाले की स्थिति को देख कर क्या है उसका अंदाजा लगाते हैं और व्यक्तित्व का अंदाजा बताते हैं कि इसमें यहाँ क्या घटना हुई और किस प्रकार का इनका क्या है व्यक्तित्व है। जैसे कि पुलिस अधिकारी होते हैं, जैसे जो सक्षम अधिकारी होते हैं, पुलिस जांच में कहीं पर कोई घटना घटित हो जाती है तो अधिकारी जहां पहुंचते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि विषय इस प्रकार का है। ठीक है, विषय क्या है, किस मार काट वाला है, सीधा सिंपल सा है, किस प्रकार का है। तो जब क्या है प्रत्यक्ष सामने देख कर क्या किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विचारक कहा जाता है। दूसरे कौन से आते हैं? अपने सूक्ष्म विचारक है, जिसमें क्या है सूक्ष्म परिस्थिति को देखकर, जैसे न्यायाधीश है, न्यायाधीश किसी केस की पैरवी कर रहा है तो वह संबंधित जो मामला है उसके बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं उनको गहनता से रिसर्च करता है, उनके बारे में जानता है, वकीलों से पूछता है, फिर उसके ऊपर क्या अपना डिसीजन सुनाता है। तो ये कौन से है? सूक्ष्म विचारक है। तीसरे आते हैं अपने स्थूल विचारक है।
स्थूल विचारक में क्या है, सिंपल से आधार पर, ज्यादा गहनता से विचार नहीं करते, सिंपल लॉजिक के आधार पर क्या है जो बातचीत करते हैं। जैसे राजनेता है, व्यापारी है, व्यापारी संघ के लोग या राजनेता है, ये इस आधार पर क्या है वर्गीकरण है वो किया गया था। कौन सा, थोर्नडाइक के द्वारा है। कितने भागों में, 3 है, प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म और कौन से, स्थूल विचारक है। इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं आइजनेक। आइजनेक के द्वारा भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था और आइजनेक ने हमारे व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में है, 4 भागों में बांटा है। जैसे युग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बांटा था, उसी प्रकार जो आइजनेक है इन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखता है, बहिर्मुखता है, और अगर हम बात करते हैं सामाजिक है, अंतर्मुखता है और बहिर्मुखता है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं स्वयं विरोधी है और कौन से, समाज विरोधी है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, समाज विरोधी और क्या, स्वयं विरोधी है। अंतर्मुखता केवल अपने आकलन के बारे में देखने वाले, केवल अपने ऊपर विचार करने वाले व्यक्तित्व किस प्रकार है, अंतर्मुखता में आता है। दूसरा, इनके द्वारा बहिर्मुखता में बांटा गया था, यानी बहिर्मुखता केवल और केवल क्या, समाज के लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ जो रहने वाले हैं वो व्यक्तित्व उन्होंने क्या इस श्रेणी में रखा था। तीसरा, अपने विरोधी है, स्वयं विरोधी है, यानी वह व्यक्ति हर क्षेत्र में स्वयं को दोषी मानता है। जैसे कई बार होगा कोई घटना घटित हो जाती है, व्यक्ति कहता मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैं न होता तो वो ऐसा करता, अगर मैं नहीं होता तो वो ऐसा करता। हमारा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो बहुत बड़ी नौकरी लगती। उसकी गलतफहमी, क्योंकि वह हर क्षेत्र में खुद को दोषी मानता है, स्वयं को दोषी मानता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, अगर मैं तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं करता तो तुम क्या है बहुत बड़ी ओहदे पर चले जाते, तुम बहुत बड़ी जो अपनी क्या है जो पद स्थापन है वो कर लेते हो। तो उसका क्या है, हरदम वह अपने आप को कोसता रहता है, हरदम अपने आप को क्या है किसी भी बात को लेकर के हरदम अपने आप को कहता रहता है मैंने ऐसा कर दिया। तो ये किस प्रकार का, स्वयं विरोधी है। दूसरा, समाज विरोधी है। समाज में किसी भी प्रकार का नवीनतम कार्य किया जाता है, समाज में कोई घटना घटित तो उसके ऊपर वार्तालाप किया जाता है, या किसी भी परिवेश में कोई नवीनतम कार्य की सूक्ष्म श्रेणी या परियोजना बनाया जाता है, तो उसमें वह व्यक्ति जाकर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो वो क्या समाज का विरोधी हो गया। तो आइजनेक ने हमारे व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 4 है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता है और स्वयं विरोधी है, और चौथा अगर बात करते हैं समाज विरोधी है। समाज के लोगों के द्वारा जब उसका बहिष्कार किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है, समाज विरोधी व्यक्तित्व है। तो ये हमारे व्यक्तित्व के कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे। बाकी हमने सभी के बारे में देखा था कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो ये 2-3 पॉइंट थे, 2-3 मनोवैज्ञानिक थे जो रह गए थे, हमने इनके बारे में चर्चा कर ली। अब एक आते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कौन से, सिगमंड फ्रायड है, वीना के निवासी थे। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताती है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको हम विस्तृत जो सिद्धांत है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा क्या विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्या है मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। मन की कितनी है, 3 अवस्थाएं बताई है। एक तो अचेतन मन है, चेतन मन है, अर्धचेतन मन है। एक तो क्या है, चेतन है, दूसरा अचेतन है, और तीसरा कौन सा आता है, अर्धचेतन मन है। चेतन मन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, जो जागृत अवस्था में रहता है। हमारा मन का एक पार्ट होता है जो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, क्या घटना घटित हो रही है, हमारे पास परिवेश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में जो जानता है वो अपना कौन सा आता है, चेतन मन होता है। ये हमारे कुल मन का कितना होता है, 1/10 भाग होता है। केवल कितना होता है, 1/10 भाग होता है। तो इसमें 1/10 भाग में ही क्या हमारी चेतनीय अवस्थाएं रहती है, यानी इसमें ही हम कुछ याद करते हैं। तो वो जब अब मेरे को याद है तो ये किस अवस्था में, चेतन अवस्था में है। जैसे मैं इसको भूल जाऊंगा ये कहां पर चला जाएगा, अर्धचेतन में चला जाता है। अचेतन है दूसरा पार्ट, अगर हम बात करते हैं अचेतन मन है। हमारे मन का कितना भाग है, 9/10 भाग, यानी जो 9/10 भाग है वो क्या अचेतन मन रहता है, यानी इसमें बातें छिपी हुई रहती है। इसमें क्या है, बातें क्या छिपी हुई रहती है, जब हम याद करते हैं तो आ जाती है, ठीक है। ये शुष्क अवस्था में चला जाता है। तीसरा आता है अर्धचेतन मन है। दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, इसमें क्या हम बातें भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार दिमाग पर जोर डालते हैं तो अर्धचेतन जो बातें हैं वो हमें सामने निकल कर आती है। तो ये कौन सा है, अर्धचेतन मन है। चेतन मन 1/10 भाग है, अचेतन 9/10 भाग है, और अर्धचेतन की अगर बात करते हैं तो यह जो हमारा है शुष्क या विराम अवस्था में रहता है। इस मन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सी अवस्था में रहता है, शुष्क या विराम अवस्था में है। बाद में सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत है, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे, शील गुण दिए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे किस व्यक्ति ने, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा शील गुण दिया था। एरिक्सन के द्वारा है और
व्यक्ति और जीन पियाजे के द्वारा है। और विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने के ज्ञानेंद्रियां बताई है, सूक्ष्म से लेकर के है वृद्धावस्था तक जब व्यक्ति का विकास होता है उसमें कौन कौन सा वातावरण परिवेश चेंज होता है उनके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन इसे अगर हम बात करते हैं, मन में 3 भाग बनाए हैं उन्होंने, क्या है, मन को 3 भागों में बताया है, इड, ईगो और सुपर ईगो है। इड, ईगो और क्या है, सुपर ईगो है। इड को अगर हम बात करते हैं तो यह क्या केवल और केवल क्या सुख प्राप्ति में विश्वास करता है। जैसे हम हैं, जब छोटे बचपन में थे, एक उम्र थी हमारी, उसमें क्या, में केवल सुख प्राप्ति में आनंद आता था। हमें क्या है, कोई मतलब नहीं है समाज से, हमें कोई मतलब नहीं है परिवार से, हमें चॉकलेट खानी है तो खानी है, हमें क्या है घूमने जाना है तो घूमना है, क्योंकि हमें क्या उसी में ही आनंद आता था। तो ये कौन सा इड अवस्था है, ये कौन सी कहलाती है, हमारी इड है। दूसरी थी ईगो है, इड, ईगो और सुपर ईगो है। ईगो की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक स्थिति है, जैसे हम वास्तविकता को जानने लगे हैं कि ये वास्तविकता है, ओरिजिनलता में हम जीते हैं, जो कौन सी कहलाती है, हमारी ईगो अवस्था कहलाती है। यानी हम कार्य करेंगे तो ही हमें क्या है कुछ पैसे मिलेंगे, या हमें जो हम कार्य कर रहे हैं जिससे हमें सहानुभूति मिलेगी वो क्या है, कार्य करने से मिलेगी, यानी इसमें क्या है, ईगो कहा जाता है। तीसरा आता है सुपर ईगो है। इसमें व्यक्ति क्या है, नैतिकता की अवस्था में चला जाता है, नैतिकता में चला जाएगा और व्यक्ति क्या है, फिर दूसरों को कहता है कि आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, आप भगवान में विश्वास रखें और कर्म करते रहें। जैसे अगर छोटे बचपन की बात करते हैं तो 16, 17, 18 उम्र की किशोरावस्था तक क्या है, व्यक्ति क्या कहता है, खेलना कूदना है, लड़ाई करना है, कहीं झगड़ा कराया, कहीं लड़ाई कराया, गांव में है लाइटें फोड़ दी, सड़क कहीं बाजार में रहता है तो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, उनको क्या फोड़ देता है, कैमरे तोड़ दिए हैं, उसको क्या आनंद आता है उसमें करने में। तो ये कौन सी अवस्था है, इड है। दूसरा ईगो की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति क्या केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने कार्य में अनुभूति जताता है और अपने कार्य के अनुरूप चलता है, ये कौन से ईगो है, उसमें उसी में आनंद आता है। लेकिन एक उम्र जब हो जाती है, ये क्या 18 से लेकर 30-35 की उम्र तक ये बात होती है, लेकिन जब 35 के बाद जब उसकी एक उम्र हो जाती है तो वह छोटे जो बच्चे हैं या ईगो वाले हैं, 18 से 30 के जो बालक हैं, उनको बताता है कि आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, केवल ईश्वर में विश्वास करें और आनंदित रूप से क्या है अपने एक नैतिकता के पथ की ओर अग्रसर हों। तो ये कौन सा आता है, सुपर ईगो है। इड, ईगो और सुपर ईगो है। इन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई है, फ्राइड के द्वारा मन की 3 अवस्थाएं बताई गई है, इड, ईगो और कौन सा आता है, सुपर ईगो है। व्यक्तित्व को अगर बैलेंस्ड रहना है, तीनों का समावेश करना होगा, न तो ज्यादा उसको इड में विश्वास रखना है, ना ईगो है ना सुपर ईगो है, थोड़ा सा क्या बैलेंस रखना होगा। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जब ये आगे पॉइंट में आएगा तो हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा इड था, कौन सा ईगो है, कौन सा सुपर ईगो है। लेकिन यहाँ क्या थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आ रहे थे कि तो विड अवस्था किसको कहा जाता है, सुपर ईगो है और इड, ईगो और सुपर ईगो है, इनको किस आधार पर परिभाषित किया जाता है, किनके द्वारा दिया गया था। तो ये हमारा क्या व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, यानी मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, तो ये व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं आती है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और किस आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्नता को क्या है उजागर किया जाता था और इनके बारे में क्या है बताया जाता था। तो पहले देखते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताएं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता की परिभाषा की अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम और जो गोल्टन थे, सर्वप्रथम के 1879 में गोल्टन के द्वारा क्या व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया था और उसके बारे में बताया गया था। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नताओं को उजागर करने वाले या उसके बारे में बताने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो अपने कौन से आते हैं, गोल्टन, ठीक है। इसके अलावा बाद में कौन से आए थे, टाइलर आए थे, स्किनर आए थे, जेम्स ट्रेवर है। टाइलर, स्किनर, जेम्स ट्रेवर और केटल के द्वारा भी क्या है व्यक्तित्व विभिन्नता को परिभाषित किया गया था और उनके बारे में बताया गया था। सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता की जो विचारधारा है वो हमारे गोल्टन के द्वारा लाई गई थी, 1879 में लाई गई थी। उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता, डिफरेंस और पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। इसके बाद गोल्टन आते हैं, स्किनर आते हैं, जेम्स ट्रेवर आते हैं और केटल के द्वारा क्या है व्यक्तित्व विभिन्नता है उनके बारे में क्या है धीरे धीरे बताया जाने लगा, परिभाषा दी जाने लगी। तो पहले अगर हम बात करते हैं टाइलर के अनुसार, टाइलर ने परिभाषा दी थी कि हमारे शरीर, रंग, रूप, आकार, आकृति, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति में जो अंतर देखने को मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। दोबारा देखिए, टाइलर ने परिभाषा दी थी कि हमारे जो शारीरिक शरीर के रूप, रंग, आकार है, हमारे रूप, रंग, आकार है, सीखने की कला है, रुचि है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, इनमें जो अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं।
क्यों? हम व्यक्तित्व विभिन्नता किस में करेंगे? दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस करेंगे। दो व्यक्ति होंगे, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा, दोनों के बारे में देखेंगे कि इसके सीखने की कला क्या है और इसके सीखने की कला क्या है, इसका रंग किस प्रकार का है, इसका रंग किस प्रकार का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि दो व्यक्ति खड़े हैं, ए है बी है, ए का रंग काला है, बी का रंग क्या है? सफेद है। ए को जो सोचने की क्षमता है वो 95% है, बी के सोचने की क्षमता है 96%। ए जो अगर बात करते हैं उसकी रुचि खेलने में है, बी की रुचि क्या है? पढ़ने में। और अगर हम देखते हैं ए की मनोवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल समाज में रहना पसंद करता है, और बी की मनोवृत्ति देखते हैं वो केवल घर और परिवेश के वातावरण में रहना पसंद करता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, इन दोनों का अंतरात्मक संबंध देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है, और उसी डिफरेंस के आधार पर दोनों का जो व्यक्तित्व है वो निर्धारण किया जाता है, और दोनों की व्यक्तित्व की जो है व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी की जो परिभाषा है उसके अनुरूप दोनों का व्यक्तित्व बताया जाता है कि यह व्यक्ति तो इस प्रकार का है और यह व्यक्ति इस प्रकार का है। तो इसे क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता कहा जाता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम अपने टॉयलर के द्वारा जो परिभाषा है वो दी गई थी। इसका विचार जो है लेकर कौन आए थे? गोल्टन के द्वारा 1879 में इसका विचार रखा गया था, लेकिन इसकी सर्वप्रथम जो व्याख्या है गोल्टन ने दी थी। इसके बाद दूसरे अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्किनर है। कौन से हैं? स्किनर है। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नता को किस आधार पर बांटा गया है? ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता में व्यक्ति के समस्त पहलू आ जाते हैं। कौन से हैं? इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं, विभिन्नता की अगर बात करते हैं कि इसमें व्यक्तित्व के समस्त पहलू आ जाते हैं। व्यक्ति के क्या समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका हम मूल्यांकन करते हैं या क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो इसके अंदर सिंपल सी परिभाषा दी थी कि व्यक्तित्व विभिन्नता में व्यक्ति के संपूर्ण पहलू आ जाते हैं, यानी सारे जो पहलू है इसके अंदर समावेशित हो जाते हैं, और इसी के आधार पर हम व्यक्तित्व को क्या करते हैं? व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, उनके दोनों की विभिन्नता को क्या है? परिभाषित करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो समस्त पहलू को लेकर व्यक्तित्व विभिन्नता की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अपने स्किनर के द्वारा दी गई थी। तो सर्वप्रथम 1879 में गोल्टन के द्वारा यह विचार आता है, और इसको अगर आगे बढ़ाने वाले के मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, टायलर है, स्किनर है, जेम्स ट्रेवर और केटल के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया था। टॉयलर ने हमारी परिभाषा दी थी कि व्यक्तित्व विविधता किस आधार पर दोनों व्यक्तियों को डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसी आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती है। स्किनर की अगर हम बात करते हैं तो दो जो व्यक्ति है उसके संपूर्ण गुणों को देख करके है आधार पर ही व्यक्तित्व का विभिन्नताओं का क्या निर्धारण है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नता है, जो व्यक्तित्व क्या विभिन्नता है, डिफरेंस और पर्सनैलिटी है, उसके विभिन्नता के कौन से पक्ष होते हैं, कौन से स्तर होते हैं, यानी किस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति विभिन्न है और यह इससे विभिन्न है। दो व्यक्ति के अलग डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इसको क्या है? कुछ पहलू है, कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर हम बताते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार का है और यह दूसरा व्यक्ति क्या है? इस प्रकार का है। तो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जिसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है इस प्रकार का है और इसका इस प्रकार का है। तो पहला कौन सा आता है? शारीरिक स्तर पर आधारित विभिन्नता है। पहला हम डिफरेंस करेंगे तो व्यक्ति को क्या शारीरिक संरचना देखेंगे। कई बार देखते हैं एक व्यक्ति 6 फुट का है और एक व्यक्ति 4 फुट का है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो शारीरिक विभिन्नता के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता की जाती है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है? शारीरिक विभिन्नता के आधार पर व्यक्तित्व में डिफरेंस किया जाता है, अंतर किया जाता है। एक 4 का है, एक 6 फुट का है, सीधा से डिफरेंस आ गया। कहते हैं ये तो लंबा है, ये क्या है? छोटा है। तो पहला कौन सा आता है? शारीरिक विभिन्नता के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रतिपादन है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बुद्धि है। दूसरा कौन सा आता है? बुद्धि। बुद्धि हमारा टॉपिक है, इसके बाद हम डायरेक्ट बुद्धि की पढ़ेंगे। तो बुद्धि स्तर के आधार पर भी व्यक्तित्व विभिन्नता को परिभाषित कर सकते हैं। बुद्धि है, इंटेलिजेंस कहा जाता है। 1895 में इसका सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। 1890 में आए थे केटल के द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक बुद्धि की परिभाषाएं वो लेकर आए थे, चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम बुद्धि के आधार पर दो व्यक्तियों में डिफरेंस कर सकते हैं, दो व्यक्तियों में अंतर कर सकते हैं, बुद्धि है। कोई भी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, या तो हम परिवेश में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो पारिवारिक जो वातावरण में जो बातचीत चलती रहती है उसके आधार पर हम दोनों व्यक्तियों से, दो व्यक्ति हैं, दोनों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इसके बारे में आप बताएं, इसके बारे में आप अपनी राय दें। तो जो सर्वश्रेष्ठ राय होगी उसको रखा जाता है। तो बुद्धि में एक में तो अलग बुद्धि होगी और दूसरे में अलग होगी। वह अपनी बुद्धि के अनुसार क्या है उस क्वेश्चन का आंसर देगा, दूसरा अपने अनुसार है। और जैसे अभी आज के तौर पे उदाहरण पर लेते हैं, सीए लागू हो गया है, ठीक है, जो कौन सा है?
जो रहने वाला अमेंडमेंट बिल है वो लागू हो गया। आज नागरिकता संशोधन बिल है उसको लागू कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो कहे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से जो व्यक्ति आए हुए हैं, प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो 2008 के आसपास के करीब से लेकर के जो व्यक्ति भारत में आए हुए हैं, निवास कर रहे हैं, उनको यहाँ की वास्तविक नागरिकता दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें क्या है, दो व्यक्ति है, मैं खड़ा हूं, एक सामने वाला खड़ा है, तो इसमें बारे में पूछ लेते हैं कि आप इनके बारे में बताएं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो असम में कुछ क्षेत्र में आज इसका विरोध हो रहा है, तो अलग अलग राय के व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग अलग बुद्धि होती है, वो उसी बुद्धि के अनुरूप क्या है अपना जो राय है वो देते हैं, अपना प्रतिरूप प्रतिपादन करते हैं। तो ये कौन से बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता का जो क्या डिफरेंस है वो देखा जाता है। तो पहला हमारा कौन सा था, शारीरिक संरचना के आधार पर है, और दूसरा कौन सा है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता को देखा जाता है। तीसरा आता है उपलब्धि के आधार पर। तीसरा कौन सा आता है अपना, उपलब्धि के आधार पर है, यानी मैंने क्या उपलब्धि हासिल की है और सामने वाले व्यक्ति ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। जैसे समझिएगा, दो व्यक्ति है, कौन से हैं, दो व्यक्ति है, मैं हूं, मेरे सामने वाला है। दोनों व्यक्तियों की बात करते हैं तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास कौन सी डिग्री है और उसके पास कौन सी डिग्री है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास बीएससी एमएससी है और उसके पास क्या बीए और क्या है एमए है, तो हमारी डिग्रियों उपलब्धियों को लेकर वो क्या है, एक सरकारी सेवा में, मैं निजी क्षेत्र में हूं, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन हो गया है कि वो निजी क्षेत्र, वो सरकारी में है और मैं क्या निजी क्षेत्र में हूं, तो उसने की उपलब्धि क्या है, एक सरकारी सेवरत है, मेरा क्या है निजी कर्मचारी है, ठीक है। तो इनके दोनों के आधार पर भी क्या व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो हो गया, व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या है डिफरेंस हो गया है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, वह सरकारी क्षेत्र का है और यह क्या है निजी क्षेत्र का है। तो उपलब्धि के आधार पर उसने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, उसने बीए एमए किया हुआ है और मैंने बीएससी एमएससी किया हुआ है, या जो भी है कोई भी उपलब्धि है, मेरे पास जो उपलब्धि होगी मैं जिसको समाज को दिखा सकता हूं, उसी उपलब्धि के आधार पर व्यक्तित्व डिफरेंस किए जाते हैं, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व विभिन्नता को क्या है बताया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भी क्या है हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, जैसे मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा कुशल है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति उसका खुश मिजाज है, आनंदित है, भविष्य की ओर सोचने वाला है। तो दोनों में क्या है, व्यक्तित्व को देखकर क्या है दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर है। इसके बाद क्या है, समयगात्मक विभिन्नता है। एक व्यक्ति है, उसके सामने कोई घटना घटित हो जाए, जैसे सपोज करिए कि आप खड़े हैं तो आपके सामने क्या है कोई दुर्घटना घटित होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार की दुर्घटना आपके सामने हो जाती है, आपके पास में एक व्यक्ति और खड़ा है, तो आप तो क्या उसमें रोने लग जाते हैं या आप क्या वहां स्तब्ध हो जाते हैं, आपके हाव भाव खो जाते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ घटना घटित उसको तुरंत वहां जाता है और उसको उठा करके है जहां पर ले जाना हो, हॉस्पिटल है वहां पर ले जाता है। तो आपके समय तो क्या है वहां पर क्या है बिल्कुल विचलित हो गए थे, लेकिन उसके समय अलग थी, उसकी क्या है भावनात्मक उसके साथ जुड़ी थी और वह उसको उठाकर ले गया। तो संवेगात्मक विभिन्नता के आधार पर भी हम व्यक्तित्व विभिन्नता को परिभाषित कर सकते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में क्या है बता सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं गद्यात्मक योग्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको देख सकते हैं। गद्यात्मक किसे कहा जाता है, गद्यात्मक हमने पढ़ा था कि हम शरीर के माध्यम से हमारे क्रियाशील जो अंग होते हैं उनके माध्यम से कोई कार्य करते हैं, गति करते हैं, उसको गद्यात्मक कहा जाता है। मैं अलग कार्य करता हूं, दूसरा व्यक्ति अलग कार्य करता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्या टीचर है और एक कौन सा है डॉक्टर है, तो दोनों की गद्यात्मक अलग होगी, दोनों की व्यक्तित्व विभिन्नता को डिफरेंस कर सकते हैं कि फलाना आदमी क्या है डॉक्टर है और ये फलाना आदमी क्या है शिक्षक है। तो इसी के आधार पर हमारा जो व्यक्तित्व है उसकी विभिन्नता है, व्यक्तित्व विभिन्नता को पहलू या स्तर बताए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वही है रुचि। रुचि है, मेरी रुचि किसी में है और आपकी रुचि किसी में है। जैसे आपकी रुचि पढ़ने में है, मेरी रुचि खेलने में है, तो रुचि के आधार पर भी हम क्या व्यक्तित्व विभिन्नता को बता सकते हैं और व्यक्तित्व के बारे में क्या है अलग अलग व्यक्तित्व है उनके बारे में वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा अभिरुचि होती है, अभिक्षमता होती है, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी क्षमता खेलने कूदने की कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, अभिक्षमता आपकी कितनी है, एप्टीट्यूड आपका कितना है, उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व विभिन्नता को क्या है बता सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता की परिभाषाएं कौन कौन से जो व्यक्तित्व है उनके व्यक्तित्व परिभाषाएं सर्वप्रथम दी थी, कौन से थे 1879 में गोल्टन के द्वारा इसके बारे में जाना था। फिर केटल आते हैं, गोल्टन है, टाइलर है और अगर जेम्स ट्रेवर है और केटल के द्वारा इसके बारे में बताया था, ठीक है। टाइलर ने अलग परिभाषा दी थी कि सारी रचना के आकृति आकार रंग रूप के आधार पर होता है, और स्किनर ने कहा था कि व्यक्ति की संपूर्ण की अगर हम बात कर लेते हैं उसी के आधार, संपूर्ण गुणात्मक की अगर बात करें उसी के आधार पर इसमें देखा जाता है। और इसके पक्ष थे शारीरिक पक्ष है, बुद्धि के पक्ष है, और अगर हम बात करते हैं
बुद्धि के है, उपलब्धि के है, व्यक्तित्व है, संवेगात्मक है, सामाजिकता के आधार, अभिक्षमता है, रुचि है, अभिरुचि है, एप्टीट्यूड है। इसके आधार पर क्या इसके पहलू है जिसके आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में हम व्यक्तित्व विभिन्नताओं को बता सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि अभिरुचि और अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व है, अभिरुचि और व्यक्तित्व है, और दूसरा अगर हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व विभिन्नता को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। वैसे तो हम पढ़ कर आए हैं पीछे, व्यक्तित्व वाले हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो फिर एक बार और देख लेते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नता को किस आधार पर कोई फैक्टर है वो अफेक्टिंग करता है। द पर्सनैलिटी डिफरेंस फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट, यानी व्यक्तित्व विभिन्नता को वो कारक, वो पहलू जो क्या है इसे प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारी व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती है। पहला अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम में, पहला कौन सा बात करते हैं वंशानुक्रम कारक है। पहला कौन सा आता है वंशानुक्रम कारक है। वंशानुक्रम कारक की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे जो वंश प्रवेश वातावरण जिसमें रहते हैं उसी के अनुसार हमारी क्या है व्यक्तित्व होता है। दूसरा व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका परिवेश के अनुसार क्या है व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। एक तो सामान्य से मोहल्ले में रहने वाला है और एक बंगले में रहने वाला, दोनों की व्यक्तित्व विभिन्नता अलग होगी। तो ये कौन सा आता है वंशानुक्रम फैक्टर होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं आयु और वातावरण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वातावरण है, वंशानुक्रम है, हमारे माता पिता अलग है और उस बंगले में रहने वाले माता पिता क्या है अलग है, तो उन अलग परिवेश में उनका क्या हुआ है, अलग परिवेश में लालन पालन हुआ है, उनके जेनेटिक कोड अलग है, तो उनका जो व्यक्तित्व अलग होगा। वो क्या है एक हाई प्रोफाइल लेवल से रहेंगे और हम जो सामान्य से रहने वाले हम क्या है एक सामान्य लेवल में रहेंगे। दूसरा वातावरण है, जिस परिवेश में रहता है, जैसे पढ़ाई के वातावरण में अगर व्यक्ति रहता है तो वो पढ़ाई में रुचि दिखाता है। खेलकूद के वातावरण में रहेगा तो वह व्यक्ति खेलकूद में आनंदित होगा और उसी खेलकूद के अनुरूप क्या है उसका इंटरेस्ट जागता जाएगा और खिलाड़ी प्रवृत्ति में वह चला जाएगा। तो ये कौन सा आता है हमारा क्या है वातावरणीय कारक है। पहला हमारा कौन सा था वंशानुक्रम कारक था, दूसरा वातावरणीय कारक है। तीसरा आयु है, एज उम्र है, वो भी हमारी व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करती है। सोच कीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे मानिए एक 6 वर्ष का बालक है और एक 14 वर्ष का बालक है। 6 वर्ष का बालक है और 14 वर्ष का बालक है, दोनों की विभिन्नताएं देखिए, उस बालक की विभिन्नताएं देखिए और उस 14 वर्ष के बालक की विभिन्नताएं देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति 25 वर्ष का है और एक व्यक्ति 40 वर्ष का है, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। उस 40 वर्ष ने वो अनुभव अर्जित कर लिए हैं जो 25 वर्ष वाला अभी आगे भविष्य में करेगा, तो दोनों के व्यक्तित्व में डिफरेंस होगा। 40 वाले को पता है समाज में कैसे रहना है, कोई झगड़ा हो जाए तो किस प्रकार उसको समायोजन करना है, और 25 वाला वो सीखेगा, उसके साथ वो संभाल नहीं पाता है, वो उसे सीखना पड़ेगा। तो क्या आयु के आधार पर भी क्या व्यक्तित्व विभिन्नता है वो प्रभावित होती है। इसके बाद क्या जाति व देश, जाति व देश के आधार है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा क्या है व्यक्तित्व विभिन्नता अलग होगा, संस्कृति हमारी अलग है, हमारा परिवेश एक अलग है, और विदेश में चले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ के परिवेश अलग है, तो वहाँ के लोगों के व्यक्तित्व अलग होता है, तो उनके अपने साथ कंपेरिजन करते हैं। जैसे कनाडा का व्यक्ति हमारे साथ आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है इंडिया में, तो उनमें और हम में क्या दिन रात का फर्क होगा, हमारी उम्र और उनमें दिन रात का फर्क दिखाई देता है, क्योंकि उनका चेहरा चमकीला और सुपुर्द दिखाई देता है, लेकिन हम हमारा क्या है उस उम्र में सेम उम्र में भी क्या है हम थोड़े से क्या है उम्र दिखाने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है देश और जाति की अगर बात करते हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद फिर बात करते हैं लिंग भेद है, लिंग भेद भी हमारे क्या है व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक तो क्या है परिवार में एक तो लड़की है और एक क्या है लड़का है, तो आप सिंपल सा कहीं पर नजर घुमाकर देख लीजिए, जो लड़का है उसको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, उसके व्यक्तित्व में ज्यादा कपड़ों के लिए किसी प्रकार के खर्चे खुले होते हैं, जबकि लड़कियों के मामलों की बात की जाती है तो उनको जब तक जरूरत न हो तब तक क्या उनके ऊपर पैसे नहीं दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, क्या उनको कपड़े या किसी प्रकार की वस्तु लाने के लिए क्या है उनको नहीं कहा जाता है। तो इसके आधार पर भी क्या व्यक्तित्व विभिन्नता देखने को मिलती है कि लड़कियां क्या कम कपड़े परिवेश की अगर बात करते हैं सामान्य से हैं, तो लड़कियां क्या है थोड़ी सी कम सिंपल से कपड़े में रहती है और लड़का क्या है उस उम्र में क्या है ज्यादा हाई प्रोफाइल लेने लग जाता है। तो लिंग भेद के आधार भी क्या है व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। एक जन्म क्रम है, जन्म का जो क्रम होता है सीक्वेंस ऑफ अवर जेनेटिक, कि जब हमारा जन्म होता है तो उसके आधार पर आपने देखा होगा कि कभी भी देख लीजिए आप दो भाई हैं या दो बहनें हैं, तो आप कभी भी देख लीजिए पहली बहन या पहला जो भाई होगा वो हमेशा क्या सिंपल और सादा होगा,
उसको क्या है, ज्यादा नोक-झोंक, ज्यादा फुर्तीला या ज्यादा झगड़ालू किसी प्रकार की प्रवृत्ति का नहीं होता है। लेकिन जैसे आप दूसरे बालक का देखेंगे तो वो क्या है, पहले वाले से तेज होता है। कभी कहीं भी नजर घुमा लीजिए आप, आपके परिवेश वातावरण में कहीं भी देख लीजिए, ये साइकोलॉजी कहता है कि पहला बालक सामान्य प्रवृत्ति का होता है, जबकि दूसरा क्या है, तेज प्रवृत्ति का होता है, झगड़ालू होता है, तेज हर किसी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो वो क्या है, अपने मनोभावों के आधार पर कार्य करना चाहता है। तो दूसरा बालक के साथ तेज और स्फूर्ति होता है। ये क्या है, जन्मक्रम भी हमारे क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसा क्यों होता है कि पहले से तेज दूसरा बालक ज्यादा तेज होता है, ऐसा क्या कारण है? तो साइकोलॉजी कहता है कि पहली संतान जब उत्पन्न होती है तो उस समय वो जिस परिवेश या जिस घर में होते हैं उसके सामने क्या कोई खेलने कूदने वाला दूसरा बच्चा नहीं होता है। लेकिन जैसे दूसरी संतान होती है तो उसके सामने क्या है, पहला बच्चा होता है। तो वह पहले बच्चे के अनुरूप जल्दी सीखता है, स्पीड से सीखता है, और उसी के हाव भाव देखकर क्या है, वह जल्दी आगे की ओर बढ़ता है और उसके साथ झगड़ा करता है। इस प्रकार दूसरा बालक हमेशा ही क्या है, पहले बालक से तेज और स्फूर्त होता है। ये जन्मक्रम भी हमारे क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्या, शिक्षा है। शिक्षा भी हमारी व्यक्तित्व विभिन्नता को क्या प्रभावित करती है। जैसे एक व्यक्ति है वो कम शिक्षित है, दूसरा क्या है, ज्यादा शिक्षित है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। एक को तो क्या है, घर वाले ने एक को तो क्या खूब पढ़ाया, वो सर्विस में चला गया, दूसरे वाले को सीमित तौर पर पढ़ाया तो वो गांव देहात में वैसे ही रह गया। तो दोनों में व्यक्तित्व विभिन्नता का दिन रात का डिफरेंस हो गया। एक तो बाजार में रहता है, शहर में रहता है, एक गाँव में देहात में रहता है, सिंपल रहता है। दूसरा हाई प्रोफाइल गाड़ी लेकर के है, हाई अपने जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, मुख्य मुख्य स्थान है वहां पर घूमता रहता है। तो वो क्या है, दोनों में शिक्षा से क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता का डिफरेंस आ जाता है। शिक्षा के आधार पर भी क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं अलग अलग देखने को मिलती है। इसके बाद की बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी हमारे व्यक्तित्व को विभिन्नता को प्रभावित करती है। जैसे एक घर में क्या है, थोड़े से सीमित आधार पर पैसे और दूसरे के पास खूब है, तो दूसरा वाला तो अपने बच्चों को क्या अंग्रेजी मीडियम में और शहरों में पढ़ाएगा, जबकि पहला वाले की अगर बात करते हैं तो वह सामान्य से श्रेणी के सरकारी स्कूलों में गांव में पढ़ाता है। तो शिक्षा का डिफरेंस हो गया। इसी शिक्षा के डिफरेंस के आधार पर भी क्या है, दोनों व्यक्तियों की जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होगी। यानी एक व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व का होगा और दूसरा क्या है, अलग का होगा। इसके अलावा जिस समुदाय में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका भी हमारे क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता पर क्या प्रभाव है जो पड़ता है। ये हमारी क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता थी और उनके क्या है, कारक थे कि किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व जो अलग अलग होते हैं, व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में डिफरेंस पाया जाता है। इसके कुछ वो विधियां हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए क्या है, कुछ विधियां दी गई है, किंडरगार्टन विधि है, और अगर हम बात करते हैं WHO की बेहतरी के द्वारा मनोरंजनात्मक और अन्य विधियों का भी कैसे उजागर किया गया है। तो देखेंगे इसमें अगर जरूरत होगी तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। बाकी हमारी जो कंप्लीट यूनिट क्या है, व्यक्तित्व और इससे संबंधित ये क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता है, ये एक यूनिट कंप्लीट होती है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, वो किस आधार पर आएंगे तो वो देखिए, टाइम मिलेगा तो इनके क्या क्वेश्चन चलेंगे, करेंगे इनके क्वेश्चन के बारे में देखें। तो ये व्यक्तित्व हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत इसमें क्या है, अगर इसके सील गुण है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, कई विश्लेषणात्मक है, सील गुण है, केडर के है, विभिन्न जो मनोविज्ञान उनके द्वारा विभिन्न बातें तो बताई गई है, लेकिन वो क्या है, हम अलग यूनिट में लेकर आएंगे। वहां पर क्या एक साथ क्या जो सभी मनोविज्ञान के सिद्धांत है वो एक साथ चलेंगे, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से क्या समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कल इसमें थोड़े बहुत रह गए हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता में थोड़े बहुत क्या है रह गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो इसकी क्या है, अगली यूनिट है बुद्धि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें।